नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या चुनाव आयोग अपनी स्वायत्तता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा? क्या उन लोगों की आशंकाओं में आपको भी दम नजर आता है जो कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव आयोग की स्वायत्तता संदिग्ध हो जाएगी और यह संस्था भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगी, ये भी मैनेज हो जाएगा? हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ी एक खबर पर पहले नज़र डाल लेते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने नूंह में बुलडोज़र चलाने पर रोक लगाते हुए पूछा था कि क्या वहां पर नस्ली संघार चल रहा है। अब खबर आई है कि दोनों जजों की बेंच को ही बदल दिया गया है। खबरें छपी हैं कि जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच बदल दी जा रही है। 100 उदाहरण दे दिए जाएंगे कि ये सब आम प्रक्रियाएं हैं, होती रही हैं। लेकिन जिस तरह से नूंह में ज़्यादातर एक समुदाय से संबंधित इमारतों को गिराया गया और उस समुदाय का नाम भी है मुसलमान, तभी तो जस्टिस संधावालिया और जस्टिस जीवन की बेंच ने पूछा होगा कि एथनिक क्लिंजिंग, नस्ली संहार तो नहीं हो रहा है। आप जनता का काम बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आपको न्यायपालिका पर भी नज़र रखनी है। अब आते हैं चुनाव आयोग के भविष्य के सवाल पर। केंद्र सरकार ने संसद के आखिरी दिनों में, इस सत्र के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में एक विधेयक पेश किया। इतना महत्वपूर्ण विधेयक आखिर में पेश किया जाता है, इससे भी पता चलता है कि संस्थाओं का भविष्य अब कैसा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो कमेटी करेगी, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो कमेटी करती है और लोकपाल की भी, उसमें चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त कोई जज हो सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो क्या इसके बाद सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करने वाली कमेटी से भी चीफ जस्टिस को हटा दिया जाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया में इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वे चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तब फिर इसके उलट भी एक तर्क है। नई कमेटी में तीनों व्यक्ति वही नजर आते हैं जो सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। इनमें से हो सकता है कोई पहली बार जीत कर आया हो और पहली बार नेता विपक्ष बना हो और कैबिनेट मंत्री बना हो। तो चुनाव लड़ने वाले ही मिलकर चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। क्या वे निष्पक्ष होकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे? अगर इसका जवाब भी यही है कि कांग्रेस के समय में ऐसा ही होता था, तो फिर मोदी सरकार ने नया क्या किया है, उससे बेहतर क्या बनाया है? ठीक है कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि नई व्यवस्था बन जाने तक चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में, लेकिन यह कौन सी व्यवस्था बन रही है कि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में चीफ जस्टिस हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यही है नई व्यवस्था। और सरकार को कैबिनेट मंत्री ही मिला इस कमेटी में रखने के लिए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट मंत्री क्या अलग राय रख पाएंगे या वहीं पर जाकर साइन करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे? तो फिर प्रधानमंत्री के रहते हुए कैबिनेट मंत्री को लाने की जरूरत क्या है? एक कप चाय और 4 नमकीन बिस्किट भी बच जाएगा। 2 सदस्य एक ही सरकार के होंगे, क्या यह उचित होगा? इसलिए लोगों के मन में यह आशंका है कि कहीं चुनाव आयोग का टाइम तो पूरा नहीं हो गया। अब इससे जुड़ी कुछ पुरानी खबरें भी आपके सामने पेश कर देता हूं। 1990 के दशक में कानून मंत्री गोस्वामी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को होना चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा कर राष्ट्रपति को करनी चाहिए। 2015 में लॉ कमीशन ने लिखा कि चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसके पदों पर नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका ना हो। गोस्वामी कमेटी ने प्रधानमंत्री को नहीं रखा था, मगर लॉ कमीशन ने प्रधानमंत्री को रखने का सुझाव दिया।
अगर चुनाव आयोग के पदों पर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं होगी तो फिर कहां होगी, तब फिर क्या बच जाएगा। इस मामले में इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस खेल को पकड़ लिया था जब बिजली की गति से चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी गई थी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के सामने पहुंच गया। इसी 2 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फैसला सुनाती है। हम अपने वीडियो का ये पुराना हिस्सा आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। अरुण गोयल पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त होते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं और उसी समय चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को चुनाव आयुक्त जैसे पद पर तैनात कर दिया जाता है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार से कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल पेश की जाए। यही नहीं, जब यह मामला कोर्ट में सुना जा रहा था उसके बीच में ही प्रधानमंत्री अरुण गोयल के नाम की सिफारिश कर देते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे में नियुक्ति भी हो गई, इतनी तेजी से कैसे सारे पहलुओं की पड़ताल कर ली गई, किस आधार पर कानून मंत्री ने 40 में से 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जस्टिस बोस ने भी कहा कि इतनी रफ्तार से अरुण गोयल की नियुक्ति संदेह पैदा करती है। जस्टिस रस्तोगी कहते हैं कि उसी दिन प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दिन आवेदन होता है, उसी दिन नियुक्ति हो जाती है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। यह कोर्ट की पंक्ति ही है कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यस मैन नहीं चाहिए। तो क्या सरकार यस मैन नियुक्त कर रही थी? 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के मामले में पूछ रहा था कि क्या सरकार यस मैन की नियुक्ति कर रही है। जो सरकार इस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है उस सरकार के 2 नुमाइंदे एक कमेटी में होंगे, तो आपको लगता है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी या ऐसे व्यक्ति की होगी जो स्वायत्त होगा। कुछ महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं, कोर्ट के ही सारे शब्द हैं कि आप यस मैन को चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते हैं। आगे आप सुनिए, तब कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर अपने फैसले में क्या कहा था, यह भी पुराने वीडियो का हिस्सा है। संविधान पीठ के फैसले में लिखा है कि इस नियुक्ति के संदर्भ में कुछ खास चीजों को नोटिस किया जाना चाहिए। 15 मई 2022 से यह पद खाली पड़ा हुआ था। 17 नवंबर को संवैधानिक पीठ ने प्राथमिक तौर पर सुनवाई की और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर को भी सुनवाई हुई। अंतरिम याचिका पीठ के सामने लंबित थी। तभी संबंधित अफसर की सिफारिश को कानून मंत्रालय आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री अनुशंसा यानी मंजूरी देते हैं। मर्जी से रिटायर होने के आवेदन को मान लेते हैं। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद तक कोई भी पद ना लेने की शर्तों में रियायत दे दी जाती है और राष्ट्रपति नियुक्ति के आदेश जारी कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। यह सब एक दिन में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी नियुक्तियों पर रोक के अंतरिम आदेश नहीं थे, लेकिन उसी समय एक याचिका कोर्ट के सामने थी जिसमें मांग की गई थी कि खाली पदों को स्वतंत्र इकाई के जरिए भरा जाना चाहिए। उस वक्त कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें थोड़ी हैरानी है कि अगर अफसर को आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने 18 नवंबर को ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया। उस समय जस्टिस सी.टी. रवि कुमार ने सरकार से पूछा कि हमेशा किसी नौकरशाह को ही चुनाव आयुक्त क्यों बनाया जाता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या रिटायर होने वाले अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाना सही है। इस समय इन बातों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चतुर पत्रकार लिख रहे हैं कि सभी सरकारें चुनाव आयोग का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही हैं। जैसे अब फिर से हो जाए तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये सारे पत्रकार अरुण गोयल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों और टिप्पणियों को याद नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं दिला रहे हैं।
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सब क्यों कर रहे थे। 4 दिनों तक सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तब जाकर कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। अब सरकार कानून बनाने जा रही है। चीफ जस्टिस को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री उनकी जगह पर लाए जा रहे हैं, जो जाहिर है प्रधानमंत्री ही मनोनीत करेंगे और वो वही करेंगे जो प्रधानमंत्री करेंगे। फिर उस कमेटी में अलग से कैबिनेट मंत्री को बिठाने की क्या ज़रूरत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने लिखा है कि सबसे पहले कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक सर्च कमेटी बनेगी जो 5 नामों का चयन करेगी। पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की कमेटी इन्हीं 5 नामों में से किसी एक को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चुनेंगी। अब आपको हम कैबिनेट सचिव का भी हाल बताए देते हैं, क्योंकि एसवाई कुरैशी ने अपने लेख में इसका हाल नहीं बताया है। इनकी नियुक्ति देखिए या पदस्थापना देखिए किस तरह से होती है। इसी बैच के राजीव गौबा 2019 से ही कैबिनेट सचिव के पद पर हैं। उन्हें तीसरी बार 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। अब वे 2024 के चुनाव के बाद तक इस पद पर रहेंगे। आमतौर पर कैबिनेट सचिव का पद नियुक्ति के समय से 2 साल के लिए माना जाता है। यूपीए के समय भी चंद्रशेखर 4 साल तक इस पद पर रहे, मगर राजीव गौबा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे कैबिनेट सचिव के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय होंगे। आप सोचिए, 1983, 1984, 1985, 1986 बैच के किसी वरिष्ठ और योग्य आईएएस अधिकारी को इस पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला होगा। यह भी हमारे पुराने वीडियो का हिस्सा था। अब जब कैबिनेट सचिव की नियुक्ति इस तरह से होगी तो फिर बताइए कि इनकी सर्च कमेटी में 5 नाम किस तरह से लाए जाएंगे। होना तो नहीं चाहिए, मगर व्यवस्थाएं अब इतनी ध्वस्त हो गई हैं कि किसी अफसर की स्वायत्तता नजर नहीं आती है, इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है। सचिव के पदों पर जब यस मैन ही होंगे तो जो भी उनमें से चुना जाएगा चुनाव आयुक्त के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वो यस मैन ही होगा। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने खुद देखा कि कैबिनेट सचिव का उदाहरण किस तरह से दिया गया, उनकी सेवा किस तरह से बढ़ाई जा रही है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, देखा ना। यह 25 मई 2021 की ट्रिब्यून की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कोर्ट का ही एक पुराना आदेश निकाल कर दिखा दिया कि जिन अफसरों के रिटायर होने में 6 महीने बचे हैं उन्हें सीबीआई के निदेशक के पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ट्रिब्यून अखबार ने सूत्रों के हवाले से ये लिखा था कि उस समय एनआईए के चीफ वाईसी मोदी और बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना का नाम चल रहा था। इन दोनों की सीबीआई के निदेशक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी। तब निदेशक की नियुक्ति करने वाली कमेटी में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी चीफ जस्टिस की तरफ हो गए थे। यह भी सूत्रों के हवाले से ट्रिब्यून ने लिखा है। अगर आप मोदी सरकार के दौर में चोटी के पदों पर नियुक्ति का हाल देखेंगे, उनकी सेवाओं के विस्तार का हाल देखेंगे, तो एक ही जवाब मिलेगा कि पहले से ही होता रहा है। तो अब ये गलत नहीं है। इसका जवाब नहीं मिलेगा कि जो हो रहा है और वो कोर्ट की नज़र में ही गलत है, तब फिर क्यों होता जा रहा है। इस आधार पर पारदर्शिता की उम्मीद तो आप बिल्कुल ना करें। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को गैर कानूनी कहा था। गैर कानूनी। उनका तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया था, मगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गई कि कम से कम 15 अक्टूबर तक इस पद पर बने रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 अक्टूबर नहीं, 15 सितंबर की आधी रात से वे इस पद पर नहीं रहेंगे। तो अब आप बताइए कि कोई तो उदाहरण होना चाहिए जिससे उम्मीद हो कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता की चिंता में नई कमेटी का ढांचा बन रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। अपने खास को इन पदों पर बिठाने की चिंता में नई कमेटी नहीं बनाई जा रही है। यही सब वजह है कि विपक्ष के नेता से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव आयोग भी कहने भर को स्वतंत्र और स्वायत्त रह जाएगा। देश में जो हो रहा है उसे ठीक से देखिए। जब चुनाव आयोग का भविष्य नहीं रहेगा, यह संस्था कमज़ोर कर दी जाएगी, तो चुनाव का ही क्या भविष्य रह जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।